हम पेज 253 से कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि पॉवर्टी का अर्थ क्या है। जो व्यक्ति जिसके पास में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वास्तव में वह व्यक्ति बहुत गरीब है। हमने एग्जाम्पल देखा था कि किस तरह से जो गांधी जी हैं, वे स्वयं एक सो कॉल्ड पुअर लाइफ जी रहे थे, लेकिन क्या वो गरीब थे? वॉज ही पॉवर्टी स्ट्रिकन? किसी गरीब व्यक्ति के तो फॉलोअर्स नहीं होते हैं जो उसको फॉलो कर रहे हो। कभी देखा है आपने कि कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, बेलदारी कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, घर भी नहीं है उसके पास रहने को, उसको कौन फॉलो करेगा? पर क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान से, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान था उनके पास में, इस वजह से वे लोगों को लीड कर पाए थे। तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वह वास्तव में व्यक्ति को धनी बनाता है। और ये मोटर कार या जो भी बहुत सारी मटेरियल चीजें होती है, ये सब व्यक्ति को रिच नहीं बनाता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। बैक इन द 1930s the Nehru family had bought their medicines from Abhay's Prayag pharmacy। याद है आपको, ये हमने डिस्कस किया था कि अभय जब उनका खुद का फार्मेसी का जो भी वो बिजनेस करते थे, तो नेहरू भी उनके पास में आए थे दवाइयाँ लेने के लिए। So now Abhay now appealed to Pandit Nehru as an old friend from Allahabad, क्योंकि वो पहले से उनको जानते थे, उनसे दवा वगैरह ली थी उन्होंने। Just as Abhay had requested Mahatma Gandhi, he requested Nehru to leave his political responsibilities and as a popular gentleman of the world, engage in the rest of your life in this organized spiritual movement to make a real adjustment of Western material science combined with Indian way of spiritual realization. As with his letter to Gandhi, his letter to Nehru went unanswered। क्या बताया जा रहा है? जिस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि वो ये उनका जो भी ये पॉलिटिक्स वगैरह है ये छोड़कर वास्तव में लोग किस तरह से लोगों का कल्याण होगा आध्यात्मिकता को फॉलो करके, उसमें वे अपना प्रतिदान दे, ना कि पाश्चात्य देशों में लोग भौतिकतावाद में जैसे प्रगति कर रहे हैं। अगर उसी तरह से भारत में भी लोग करेंगे तो उससे वे संतुष्ट होने वाले नहीं है। वास्तव में उनको सिर्फ और सिर्फ अगर व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रवीण होगा तभी वह संतुष्ट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखे थे और गांधी जी से कभी कोई उनको रिप्लाई नहीं मिला था, उसी तरह से उनको नेहरू जी से भी कोई कभी रिप्लाई नहीं मिला। Among Abhay's former Bombay contacts were Mr. Harbansal Lal, a landlord who had once assured Abhay that he would provide him lodging whenever he needed. In the summer of 1958, Abhay went to call on Mr. Harbansal Lal, only to find that he had gone to the west. When Abhay learned that Mr. Harbansal Lal was travelling not only on business but on a cultural mission, his imagination seized on the idea of an Indian on a cultural mission to the west. He wrote to Mr. Harbansal Lal asking for a place to stay but also presenting his own cultural mission. Abhay knew that many Westerners respected Indian culture. He had heard from his German godbrother, that although Indians who went to the West, especially to Germany, were well received, they were sometimes tested on their knowledge of Indian culture. So Abhay advised Mr. Harbansal Lal to teach the real conclusion of Indian culture as he travelled। देखिए अब लेटर में क्या लिखा है, उसके बाद हम समझेंगे इसको।
I think that people need this Indian message in this hour of necessity when the atomic bomb is hovering over the head of the human society. Please, therefore, begin the activities for the benefit of all people in the foreign countries since you have gone there. Clearly, Abhay would have liked to have gone himself. अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि बॉम्बे में ही अभय के एक और व्यक्ति के साथ में कांटेक्ट था, मिस्टर हरबंस लाल। वे एक लैंडलॉर्ड थे और किसी समय वे अभय को कुछ हेल्प करना चाहते थे। जब भी अभय को ज़रूरत पड़ती तो वे उनसे सहायता मांग सकते थे। तो गर्मियों की बात थी जब अभय ने मिस्टर हरबंस लाल से बात की कॉल पर, तो उन्होंने पाया कि वे तो पाश्चात्य देश में चले गए। तो उनको बाद में क्या पता लगा कि वे सिर्फ वहां पर गए ही नहीं, अपने बिजनेस के पर्पस से भी गए और कल्चरल मिशन के लिए भी वे वहां पर गए। अब कल्चरल मिशन का मतलब क्या होता है? कल्चर आप जानते ही हैं, यही कल्चर जैसे अभी भारत में लोग वेस्ट का कल्चर अपना रहे हैं, पैंट जीन्स पहनना और चाय पीना, व्हाटएवर जो भी चीज़ें कर रहे हैं लोग। तो अब जब ये बात उनको पता लगी तो उनकी इमेजिनेशन कहाँ पर आकर रुक गई कि पाश्चात्य देशों में भारत का जो कल्चर है वो वहाँ पर भेजा जाना चाहिए। तो उन्होंने मिस्टर हरबंस लाल को लिखा, वहां पर मतलब उनको लिखा रहने की जगह के लिए, और वे वहां पर कल्चर भी प्रेजेंट करे यहाँ भारत का वेस्ट में, ये भी उन्होंने लिखा। अब है ऑलरेडी इस बात को जानते थे कि वहाँ पाश्चात्य देश में लोग भारत के कल्चर को रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, है ही ऐसा। तो उन्होंने सुना था पहले, मतलब उनके एक गुरु भाई रह चुके हैं, जर्मन से ही थे वे, कि जब यहाँ से भारतीय मतलब भारत से भक्त वहाँ पर गए थे तो उनको बहुत अच्छे से वहाँ पर रिसीव किया गया था जर्मन में। और कई बार वे लोग भारत के लोगों का कल्चर कैसा है, कैसा क्या है, उसमें भी उनको उसको जानने में उनकी बहुत रुचि हुआ करती थी। तो उन्होंने कुछ बार वे इस तरह से यहाँ पे लिख रहा है, दे समटाइम्स टेस्ट ऑन देयर नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर। तो अभय ने मिस्टर हरबंस लाल को इस तरह से एडवाइस किया कि यहाँ भारत का जो कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन है? आध्यात्मिकता। तो वे वहाँ पर उसको स्प्रेड करें। तो बाद में वे लेटर में क्या लिख रहे हैं कि लोगों को ये जानने की आवश्यकता है, people need this Indian message in this hour of necessity when the atomic bomb is hovering over the head of the human society, कि किस तरह से बॉम्बिंग वगैरह हो रही है। तो इस समय लोगों को जानने की ज़रूरत है कि उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सच जानने की, कि मतलब लोगों को ये बॉम्बिंग वगैरह करने से शांति प्राप्त नहीं होगी। तो प्लीज देयरफॉर आप लोगों के कल्याण के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल, पाश्चात्य देश में आप वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ शुरू कर दीजिए जिससे लोग थोड़े परिचित हो भारत के कल्चर से। तो अभय खुद वहाँ पर जाना चाहते थे। अभय ऑल्सो रिमाइंडेड मिस्टर हरबंस लाल ऑफ हिज प्रॉमिस टू प्रोवाइड हिम विद एन अपार्टमेंट। I am passing my days in Bombay in great inconvenience for want of a suitable residential place, but the letter never caught up with the touring Mr. Harbansal.
Wanting to go to the west as soon as possible, Abhay visited one of his godbrothers in Bombay, कृपा सिंधु, and asked him to help. अब अभय ने ये भी उनको लेटर में रिमाइंड करवाया कि उनको एक अपार्टमेंट की ज़रूरत है. उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब उनको ज़रूरत होगी वो उनको अपार्टमेंट देंगे. तो इस तरह से लिखे कि मैं यहाँ पर बॉम्बे में काफ़ी दिनों से बहुत असुविधा में रह रहा हूँ. कोई मेरा खुद का ऐसी कुछ जगह नहीं है जहाँ पर मैं अच्छे से रह सकूँ. लेकिन ये लेटर भी उनको कभी मिल नहीं पाया, बिकॉज ही वॉज टूरिंग इधर उधर. तो उनके किसी कोई स्पेसिफिक एड्रेस तक वो लेटर पहुँच नहीं पाया, उनको कभी मिल नहीं पाया. ये सारी बात है. लेकिन अभय अब पाश्चात्य मतलब वेस्ट में वे जाना चाहते थे. तो उनके एक गुरु भाई थे बॉम्बे में, कृपा सिंधु. तो अब वे उनसे सहायता मांगते हैं. देखिए क्या लेटर लिख रहे हैं. कृपा सिंधु जो प्रभुपाद जी के अभय के गुरु भाई हैं, वे कह रहे हैं, He came to my house and asked me to help him in going to America. He gave me some book back to Godheads, which he said I could show to people to ask for help on his behalf. I tried to do something in this regard. I introduced Abhay Babu to one man, a big industrialist, Hemraj Khandelwal. I went also. The three of us sat down and I told the man how Abhay wanted to go to the West and how he was a good devotee and was writing and doing so many things. But somehow or other the man did not help. Kripa Sindhu told Abhay of how the Gaudiya Math in Bombay had sometimes been assisted by a pious business magnate, Mrs. Sumiti Morarji. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है. अब जो कृपा सिंधु है, उनके गुरु भाई, वो क्या इस तरह से बता रहे हैं कि वो मेरे घर पर आए थे और उन्होंने सहायता मांगी थी अमेरिका जाने के लिए. उन्होंने कुछ बैक टू गॉड हेड्स मुझे दिए थे, मैगज़ीन जो है, और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैं लोगों को ये दे सकूं, उनको इसके विषय में मैं बता सकूं कि ये है किस बारे में. तो मैंने इसके लिए कुछ करने का कोशिश भी किया था. मैंने अभय बाबू को एक व्यक्ति से भी मिलवाया था, हेमराज खंडेलवाल से, जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे. मैं भी वहाँ पर गया था, हम तीनों साथ में बैठे थे और मैंने बताया था कि किस तरह से अभय बाहर जाना चाहते हैं. वो बहुत अच्छे भक्त हैं, वो इस तरह से लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उन व्यक्ति ने कोई सहायता नहीं करी. फिर आगे कृपा सिंधु अभय को एक मतलब बताते हैं कि बॉम्बे में जो गौड़िया मठ है उसमें कई बार एक महिला है, उनसे सहायता मिलती है, मिसेस सुमिति मोरारजी. ये क्या हुआ, एक मिनट, हाँ चल गया, ठीक है. तो हाँ, सुमति मोरारजी, हेड ऑफ स्निंडिया स्टीमशिप लाइंस. अब अभय उनको देखने का प्रयास कर रहे थे पर वो उनको दिखी नहीं कभी. अब यही वो महिला है जो अभय की हेल्प करेगी. पहले तो वो बहुत मना करेगी कि नहीं, आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, आप अकेले कैसे जाएंगे, आपके पास में कुछ फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. इस तरह से वो बहुत सारी बातें कह रही थी, पर बाद में somehow she agreed. देखेंगे, हम पढ़ते हैं. तो उन्होंने बहुत कोशिश की और फाइनली वो एक जो महिला के कोई एम्प्लॉय थे उनको उन्होंने देखा, जो उस कंपनी के डिप्यूटी मैनेजर थे, who heard him out and to Abhay's surprise responded generously. Considering Abhay a genuine sadhu, the Scindia agent offered him a 50% concession on a voyage from India to the United States.
He even put it in writing. Abhay immediately began arranging for his passport and visa, but he could not raise even the half fare. Back in 1956 in Delhi, he had been struggling and homeless, and now he is considered his position had not really improved. Perhaps Krishna didn't want him to succeed in this way, but one positive thing he had gained, determination to go to the West and preach. There he would surely meet with success. तो अब आगे जाकर उन एम्प्लॉय को उन्होंने सारी बातें बताई कि इस तरह से वे बाहर जाना चाहते हैं. तो उन्होंने कुछ कंसेशन यहाँ पर लिखा है, कुछ कंसेशन 50% कंसेशन उनको दिया. इंडिया से बाहर जाने का सिर्फ 50% ही कुछ उनका लगेगा, किराया जो भी होता है. तो उन्होंने तुरंत पासपोर्ट वीज़ा वगैरह के लिए अरेंज करना शुरू किया. लेकिन वो जो आधा 50% फेयर तो लगता ही, फ्री में तो वे नहीं, मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है फ्री में तो वे नहीं जा पाते. तो वो 50% अमाउंट भी वे नहीं कलेक्ट कर पाए थे, अरेंज नहीं कर पाए थे. तो पहले 1956 दिल्ली में पहले ही बहुत स्ट्रगल कर रहे थे एंड ही वॉज होमलेस. कोई घर वगैरह उनका वहाँ पर था नहीं. और अब वे वृंदावन से बाहर 2 साल हो गए थे. अब उनको वो इस तरह से ट्रैवल कर रहे थे और इस तरह से वो देख रहे थे कि उनकी पोजीशन कुछ इम्प्रूव नहीं हुई है. इतने साल निकल रहे हैं पर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है. प्रयास इतने कर रहे हैं तो शायद कृष्ण ही नहीं चाहते कि मैं इस तरह से मैं सफल हूँ. कृष्णा हैज सम अदर प्लान्स. लेकिन एक पॉजिटिव थिंग उन्होंने क्या गेन करी थी कि अब उनको बाहर पाश्चात्य देश में जाना और वहाँ प्रचार करना है. और वो इसमें श्योर थे दैट ही विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन दैट. Alone and poor, Abhay returned to Vrindavan. He was 62, but he was not thinking of retiring. More than ever, his mood was reflective and renounced. Because few people knew him and because he wanted to write, he kept to himself. He enjoyed deep peace as a resident of Vrindavan. Outside his window, the sacred Yamuna flowed by in a peaceful panorama for his private audience. The Keshi Ghat neighborhood was quiet, though in the pre-dawn he could hear a few devotees bathing and chanting. When the moon was full, the river seemed like a coolly resplendent jewel, and in the morning the sun would appear like a red smudge, a fire burning through an opaque wall, at last bursting forth and clearing the entire sky, until in the hot blaze of noon, while the room would be in shadows, Abhay could see from his window a shimmering sun high in the sky and glittering across the silver sheet of the gentle river. Without so much as leaving his room, from his doorway he could see hundreds of temples clustered together for miles in the friendly town of Vrindavan. The various punctual kirtans and bell ringings in the temples, the spontaneous songs to Lord Krishna in numerous homes and in the streets rose and filled the air with devotion. अब अकेले और इस तरह से थोड़ी गरीबी थी. अब वापस से वृंदावन लौट आए. तो अब उनकी उम्र 62 इयर्स हो गई थी, लेकिन उसके बाद में भी वो ये नहीं सोच रहे थे कि अब बस रिटायरमेंट लेना है, छुट्टी, अब कुछ नहीं. बल्कि आप देखेंगे अब तो उनका रियल जो प्रीचिंग प्रचार है वो स्टार्ट होगा. तो कुछ लोग उनको ऑलरेडी जानते थे और अभी भी वो लिखना चाहते थे, तो वो इस तरह से कंटिन्यू कर रहे थे. अब वहाँ पर वृंदावन का जहाँ पर वे रह रहे थे वहीं के एटमॉस्फेयर के विषय में आगे बताया गया है कि बाहर खिड़की के किस तरह से
इसको इमेजिन करिए, लेट्स मेडिटेट। यू आर सिटिंग इन अ रूम नियर टू यमुना रिवर, और आपकी खिड़की, कमरे की खिड़की के बाहर में ही यमुना रिवर है, और बहुत शांति भरा वहां पर वातावरण है। जो केशी घाट पर था उनका रूम, तो बिल्कुल शांत है, वहाँ कोई शोर वगैरह नहीं। बस वहाँ पर कुछ भक्त दिख रहे हैं जो वहाँ थोड़ा स्नान कर रहे हैं, और कुछ है जो जाप कर रहे हैं, अपना हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं। कब की बात है ये? जब सूर्य बस अस्त होने वाला है, ढलने वाला है सूर्य, उस समय की ये बात है। Can you see the sunset scene in your eyes, in your mind? फिर अब आगे रात के समय जब पूरा चंद्रमा आ जाता है, चंद्र उदित हो जाता है, तो जो वहाँ पर जो यमुना जी है वो बहुत शांत और बहुत कूलिंग लगती है, बहुत ठंड सी वहाँ पर हो जाती है। और सुबह जब सूर्य उदित होता है तो बिल्कुल आप जैसे देखेंगे सुबह के समय सूरज जब उगता है कितना छोटा सा क्यूट सा लगता है, बिल्कुल रेड कलर का सा। तो वैसा ही एक ओपेक वॉल क्या होती है, जो साधारण जो दीवार होती है जिसके आर पार कुछ नहीं दिखता है, उसको ओपेक वॉल कहते हैं। तो एक दीवार पर जैसे एक लाल रंग का छोटा सा कोई गोला सा हो और आग जल रही है उसके आसपास, इस तरह से वह सूरज दिख रहा था, बढ़ रहा था, और पूरे जैसे जैसे दिन चढ़ा पूरा उसने आसमान साफ कर दिया, मतलब कोई बादल वगैरह नहीं थे। और दिन के समय वहां पर बहुत गर्मी हो गई, कमरे में परछाइयां थी। तो अब है इस तरह से ये सारा सब कुछ देखते थे, बाहर यमुना जी का इस तरह से सारा व्यू इस तरह से देखते थे। और उनके घर से, मतलब जहाँ पर रूम में वे रह रहे थे, उसको छोड़े बिना ही ऑलरेडी अपने आसपास बहुत सारे मंदिरों की घंटियाँ, वहाँ पर लोग भक्त कीर्तन कर रहे हैं, आरतियाँ हो रही हैं, घंटियाँ बज रही हैं, इस तरह से भगवान कृष्ण का सब भजन गा रहे हैं। इस तरह से अपने कमरे में बैठे बैठे वो बहुत सारी इस तरह की आवाज़ें सुना करते थे। पूरा वहाँ का जो वातावरण है वो भक्तिमय था, फिल द एयर विथ डिवोशन। हम एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर हम रुकेंगे। अब अभय वरांडा में अपना जप करते, और वहाँ पर कोई परेशान करने वाला नहीं था, बीच में कुछ भी बाधा देने वाला, आराम से शांति से जप करते। ऐसा देखिए माहौल सिर्फ सुबह के टाइम ही हो सकता है, दिन में तो थोड़ा सा भी जैसे 7-8 भी बज जाते हैं तो सब उठ जाते हैं तो बहुत शोर करते हैं। तो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है वो सबसे बेस्ट है जप के लिए, बिल्कुल शांति, सब सो रहे होते हैं और हमारा जप कर रहे होते हैं, तो कोई इंटरप्शन नहीं था। और वो इस तरह से बिल्कुल, कोई देखिए अब वानप्रस्थी थे, कोई टेंशन वगैरह थी नहीं उनको कि किसी की कोई गृहस्थी संभालनी है, तो वो बिल्कुल ऐसे अपना सिंपल केयर फ्री लाइफ ही वॉज एंजॉइंग। कोई इच्छाएं नहीं थी, बिल्कुल कम इच्छाओं में ही वे अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। स्क्रीन कैसे ब्लैक हो गई फिर से? चलिए ठीक है, अब हम कल ही कंटिन्यू करेंगे।